हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 8 के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस यानी कि कुछ झलक, हमारे पास्ट के कुछ झलक। यानी कि इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कितने सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत लड़ाई की, तब जाकर जो है हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो हमारे इंडिया में आके और इंडिया पे ही कब्ज़ा करने लगते हैं। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉमिकल टाइप में दिया हुआ है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जिसे पढ़कर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे और हम लोग जान सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हमारा जो 1857 में हुआ था, वो किस लिए लड़ा गया। नेक्स्ट है मार्टियर्स। सबसे पहले मार्टियर्स यानी कि जो हमारे शहीद हैं, उनके लिए जो यहाँ पे हमारी फेमस सिंगर है लता मंगेशकर जी, वो काफ़ी सारे बड़े बड़े नेताओं के सामने, बड़े बड़े लीडर्स के सामने ये सॉन्ग रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे इंग्लिश में इसके वर्ड्स दिए हुए हैं, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टियर्स। यानी कि हमने जो ये सॉन्ग सुना है कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो यही सॉन्ग जो है लता मंगेशकर जी यहाँ पे गा रही हैं, हमारे जितने भी महान मार्टियर्स हैं उनको याद करते हुए। नेक्स्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी कि ब्रिटिश जो थे वो 18th सेंचुरी में इंडिया में प्रवेश करते हैं और आने के बाद अपना जो पावर है वो पूरी कंट्री में, हमारे इस पूरे देश में फैलाने लगते हैं। अच्छा, सबसे पहले रीज़न है कि वो हमारी कंट्री में ये वीकनेस देखते हैं कि इंडिया के जो प्रिंसेस हैं वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर पावर। ठीक है, वो अपने डिफरेंट पावर्स को, डिफरेंट स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए अपने आप से ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसको फ़ायदा उठाते हुए जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपना स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने लगती हैं और डिफरेंट लॉज रेगुलेशंस जो है वो इम्पोज करने लगते हैं। अब जो हमारे फेमस टीपू सुल्तान जी हैं, द टाइगर ऑफ मैसूर, जिनके बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर, वो उन्होंने अपने आखिरी दम तक ब्रिटिश से लड़ाई की थी। अब ब्रिटिश रूल के बारे में बात करते हैं। 1765 से 1836 में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे इंडिया के ही, वो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथाएं थी, उनको काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे। अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चे, जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे उनका मैरिज कर देते थे। तो इन सब प्रथाओं में जो इंडिया के रिलीजियस लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही उन चीज़ों को मानते थे। अब इसको देखकर ब्रिटिश जो थे और ज़्यादा हैप्पी हो गए, उनके लिए और ज़्यादा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया कि पहले तो ये लीडर्स जो हैं वो ही आपस में इतना ज़्यादा बैर रखते हैं, ऊपर से ये क्या है, इंडिया के जो प्रिंसेस हैं वो आपस में इतना बैर रखते हैं। तो इन सब को देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत ही हेवी टैक्सेस जो है वो फार्मर्स पर लगा दिए, जिसके कारण फार्मर्स जो थे वो अपना जो फील्ड है, अपने जो लैंड्स वगैरह है, वो धीरे धीरे खोने लगे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास इतना ज़्यादा इनकम नहीं था कि वो इतने हेवी टैक्सेस को पे कर सके, जिनके वजह से उनको अपना लैंड उनको देना पड़ता था। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब ईस्ट इंडिया कंपनीज़ ने काफ़ी ऐसे लॉज रेगुलेशन शुरू कर दिए थे जिनको कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए मानना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था। ब्रिटिश इन्वाइटेड अदर मेथड्स विच गेव देम प्रॉफिट, और ब्रिटिश ने काफ़ी सारे ऐसे टेक्निक्स और ऐसे नए नए मेथड्स शुरू किया निकालना, जिससे कि जो ब्रिटिश थे वो और ज़्यादा मुनाफा कमा सके हमारे ही देश से।
Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indian farmers died of starvation. अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1822 से 1836 के बीच में अराउंड 15 लाख जो फार्मर्स थे वो मर गए. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था. वो भूख के मारे उनके पास पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपना खाना खा पाए, अपना जो आजीविका है उसको चला सके, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी कर सके. तो इन सब के कारण जो इंडियन के फार्मर्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा उनको ट्रबल फेस करना पड़ा था. नेक्स्ट क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय जो कि बहुत ही बड़े हमारे रिफॉर्मर थे, बंगाल से बिलीव करते थे और ये कहते थे कि सोसाइटी ये ही बिलीव दैट नॉलेज शुड बी साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल. सो ही अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. उनको साइंस और जो मतलब जो लेटेस्ट नॉलेज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नॉलेज के बारे में, तो इन सब की चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास रखते थे राजा राम मोहन रॉय. और ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने ये कहा था कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम. वो कहते हैं कि काउज जो गाय हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं लेकिन उनका जो मिल्क है उसका कलर तो सेम रहता है, दैट विल ऑलवेज रिमेन वाइट. सो डिफरेंट टीचर्स हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. यानी कि हर एक टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है, यानी कि उनको जो लोगों को समझाने का तरीका है वो अलग हो सकता है लेकिन जो मोटिव है वो हमेशा सेम रहती है. तो राजा राम मोहन राय बहुत ही ज़्यादा मतलब आशावादी थे. वो हमेशा नए टेक्निक्स को, नए नॉलेज के साथ वो रहते थे. वो ये नहीं चाहते थे कि जो अंधविश्वास है हमारी कंट्री में, जैसे अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, ये सब हमारी कंट्री में रहे. तो इन्हें हटाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी. इसके लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसमें कि इन सब के बारे में सब कुछ बताया रखा था, इसके इम्पोर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ बता रखा था. लेकिन जो हमारे ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये तो इंडिया के लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर देंगे. अब क्या है, ब्रिटिश के लिए ये परेशानी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उनका जो हमारी कंट्री का वीक पॉइंट है वो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट था. तो अगर ये लोग जो है, इंडिया के लोग अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे तो ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. इस वजह से इन्होंने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने, वो ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया इन 1823. जिसके बाद राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ के कोड से, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने काफ़ी सारी फ़ाइट की हमारे जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, हमारे कंट्री के न्याय को पाने के लिए. ना ऑपरेशन, अब हैरेसमेंट क्या था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने, ब्रिटिश पेड नो हीड टू हिज अपील एंड कंटिन्यू टू जेल इंडियंस विदाउट एनी नोटिस. तो वो छोटी छोटी बातों में जो थे इंडियंस को, जो वीक इंडियंस यानी कि जो वीक लोग थे और जो मतलब थोड़े पावरफुल थे हमारी कंट्री के, दोनों को ही आपस में वो लोग लड़ा देते थे हर छोटे छोटे इश्यूज़ में. और फिर बिना किसी नोटिस, बिना किसी कारण के वो उनको जेल में डाल दिया करते थे. In 1818, they have passed regulations 3 under it and Indian could be jailed without trial in a court. By 1829, Britain was exporting British good worth 7 crore rupees to India. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश ने फिर कम से कम 7 करोड़ रुपीस का जो सामान था वो इंडिया में ही बेचना शुरू किया. इंडिया की गुड्स थी, इंडिया में बेचना शुरू किया और इतने हाई फाई रेट्स में. Now all the time British officers in India drew big salaries, also made fortunes in private business. नए नए रूल रेगुलेशंस निकालने लगे वो, ठीक है. अब इन सब को देख के जो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ थे वो तो डिक्लाइन होने लगे. एट दैट टाइम, उस टाइम में बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई, फार्मर्स डू नॉट हैव वर्क टू डू. अब वो जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे उन्होंने हमारी कंट्री में आकर ये देखा
कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके पास प्रॉपर काम नहीं है करने के लिए, दे डोंट हैव मनी टू फुलफ़िल देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर जगह जो है जो फार्मर्स हैं वो मर रहे हैं भूख के मारे। तो इन सब के लिए कोई उपाय किया जाए। जो ब्रिटिश है वो इनको लगातार दबाव बना रहे हैं टैक्सेस के लिए। तो ये सब जो है गवर्नर जनरल बेंटिक ने नोटिस किया था। इसके बाद हमारे जो फेमस मैकॉले हैं, मैकॉले एंड इंग्लिशमैन सजेस्टेड दैट इंडियन मस्ट बी टॉट इंग्लिश। तो पहले क्या था कि हमारे कंट्री में इंडिया का एजुकेशन मोस्टली पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में ही दिया जाता था, लेकिन मैकॉले ने ये कहा कि इंडियन को भी इंग्लिश पढ़ाना है। तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, जिसके लिए काफ़ी इंडियन लोग जो थे वो एजुकेटेड होने लगे, पढ़े लिखे होने लगे, उनको फॉरेन लैंग्वेज आने लगी, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा और मतलब इंडिया के लोग जो थे वो और भी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, और भी ज़्यादा वो अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंट होने लगे, ठीक है। अब इंडिया के लोग ही ये सोचने लगे कि हाँ, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो वी शुड एजुकेट आवर ब्रदर ऑल्सो, यानी कि हमारे जो भाई बहन फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो दूसरे इंडियंस हैं, उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है इंडिया के लोग ही आपस में इस लैंग्वेज को, इस स्टडी को फैलाने लगे। Now high taxes caused many workers to lose their lands to British। अब क्या देखा जा रहा था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाया जा रहा था इंडिया के वर्कर्स पे, तो जिसके कारण जो लोग थे वो अपने लैंड्स को, अपनी ज़मीन को, फील्ड्स को खोने लगे। The English sepoys were drawing huge salaries while the Indians were given a meager salary। अब जो इंग्लिश सिपाहीज थे उनको तो काफ़ी अच्छी सैलरीज मिल रही थी, काफ़ी अच्छे वेजेस मिल रहे थे, लेकिन जो इंडिया के लोग थे उनको बहुत ही कम, बहुत ही सामान्य सा सैलरी मिल रहे थे, जिससे कि वो अपने नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। अब सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो इंडियंस थे वो और भी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स का एक डिसकंटेंट था, वो आपस में ही भिड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे पास जो वेपन्स आ रहे हैं, जो गन्स वगैरह है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स आ रहे हैं फाइटिंग के लिए, वो सभी जो काऊ के, पिग के और दूसरे एनिमल्स के फैट से ग्रीस किया जा रहा है, ठीक है, उनको पॉलिश किया जा रहा है, तो जो कि उनके जात और धर्म को तोड़ रही थी। तो इसके भी जो इंडियन खिलाफ थे, बिल्कुल वो जाति जो थे वो उसमें भी भेदभाव होना शुरू हो गया। A soldier named Mangal Pandey attacked the adjutant of the regiment and executed. Mangal Pandey, he said that we have to throw out British from our country। तो ये सब देखकर जो हमारे मंगल पांडे जो फेमस सोल्जर थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें किसी भी हाल में इन ब्रिटिश को हमारे देश से भगाना ही पड़ेगा। Now revolt broke out in मेरठ। अब बहुत ही ज़्यादा एक रिवोल्ट और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो मेरठ में शुरू हो गया। बहादुर शाह वॉज द इंडियन कमांडर इन चीफ। उस टाइम जो थे बहादुर शाह हमारे इंडियन कमांडर इन चीफ थे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े के लिए वो फैलने लगे। उस टाइम क्या था, काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, वो भी अपने लैंड्स को खोने लगे। नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम, इसके लिए फाइट फॉर फ्रीडम, अपने आज़ादी के लिए काफ़ी ऐसे रिफॉर्मर्स थे, काफ़ी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस बैटल का जो है विरोध किया, ठीक है, और प्रोटेस्ट की कि हमारे जो कंट्री है वो फ्रीडम यानी आज़ाद होनी चाहिए। अब इसके लिए काफ़ी महिलाएं जो थी लीडर्स वो भी सामने आई। उसमें से एक एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ, वो भी थी जिनका राज्य जो था वो ब्रिटिश ने बहुत ही फोर्सफुली छीन लिया था। तो बेगम हज़रत महल भी जो थी वो बिल्कुल अपोज में थी ब्रिटिश के। वो भी ये तय कर चुकी थी कि ब्रिटिश को वो कंट्री से भगा के ही रहेगी। अब इनके जैसे काफ़ी दूसरे और भी रूलर्स थे, जैसे हज़रत महल,
मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, पेशवा नाना साहेब, कुंवर सिंह, तो ये भी सारे, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन था। अब एंड में हम ये देखते हैं कि 80 इयर्स ओल्ड के एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वीर कुंवर सिंह जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनको एक बार बुलेट लगी थी उनके रिस्ट पे, तो उन्होंने क्या किया, अपने रिस्ट को ही काट कर गंगा रिवर में बहा दिया। उन्होंने कहा कि ये गंगा माँ को मेरे तरफ से चढ़ावा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी कंट्री ने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमारी कंट्री ने आज़ादी रिसीव की थी, आज़ादी पाई थी। और इसके लिए हमारे ये जितने भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है। तो हमें अपनी आज़ादी को पाने से खुश रहना चाहिए और हमारी कंट्री को हमेशा पावरफुल बना के रखना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।